जिन्हें आप आलोचक कह रही है, मैं इन्हें आलोचक नहीं करूंगा। मैं तो इन्हें पारिवारिक दास कहूंगा कि जो एक सरकारी इतिहास इसको कांग्रेस ने लिख करके दे दिया और जो बता दिया गया उसी का ये रट्टा लगाते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉर्मूला दिया था और सुभाष बोस ने कहा था कि ये कांग्रेस के लिए आत्महत्या होगी। क्या जरूरत थी भाई नेहरू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को, उस नवाबजादे को सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर के सफाई देने की और चिट्ठी लिखने की कि जब सेकुलर तुम करने वाले हो तो धर्म के नाम के ऊपर हिंदू महासभा को तो आप 10 गाली निकालते हैं, तो आपने धर्म के नाम पे फिर भारतीय संविधान के अंदर में मुस्लिम लीग नाम की पार्टी को चलने कैसे दिया इस देश। 12 अगस्त 1942 के दिन एक पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाइसरॉय, और उस पत्र में वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस मांग रही है वो सारे देश की आवाज है। कि कलकत्ता के अंदर तो ये पोस्टर तक चिपकाए गए कि इनमें से किसी भी सैनिक को छू मत देना। इनमें से बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बैरिस्टर सावरकर के कहने के ऊपर आजाद फौज में गए थे। कैप्टन ढिल्लो जब बंबई जाते हैं तो आरएसएस उस समय एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत के झंडे के अंदर इंग्लैंड के झंडे को लगाया जाना। नेहरू जाके माफी मांगते हैं माउंटबेटन से कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छा सजेशन था, मैं तो तैयार था इसके लिए, गांधी भी तैयार थे इसके लिए, लेकिन अब और कांग्रेसी नहीं मान रहे हैं तो हमारी बड़ी फजीता हो जाएगा, इसलिए अब इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ये ममता बनर्जी वगैरह ये सब जो रोज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो मखौल उड़ाती है ना, ये कभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे नहीं होते। नेहरू किसी के मित्र नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। नेहरू अपने अलावा और अपने परिवार के अलावा किसी के मित्र नहीं थे। नेहरू इस्तेमाल करते थे लोगों को और पुरस्कार देते थे जो अपने को वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो मुसलमान बन के वहां चले जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप संघ के जो प्रमुख हैं उनसे इस बारे में बात करिए, गुरुजी से। हाँ गुरुजी, और संघ हमारी जो है मदद करे उसे। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात उठाते हैं और नेहरू को पत्र में लिख करके ये कहते हैं कि भाई उसको वापस लेने की क्या नीति बना रहे हैं आप, तो नेहरू का जवाब है यह अंतर्राष्ट्रीय मसला। 370 धारा का बनाया जाना किसने विरोध नहीं किया उसका? सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वहां ये याद नहीं करते कांग्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर को, उनका नाम कई बार ये लेकर के बड़ा कुछ वो दिखाने का वोट के लिए करते हैं। वहां याद नहीं करते कि 370 पे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा। लेकिन नेहरू ने इसको वहां पे डलवाया और उसके डलवाने के नतीजे जो हैं आप ये समझ लीजिए कि 73 साल तक कश्मीर क्या था और पिछले 6 साल में अब कश्मीर क्या हो गया है, ये अंतर का जवाब कश्मीर की अब जनता ही दे रही है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे इस नारे के साथ वहां पहुंचते हैं, उनकी मृत्यु को संदिग्ध क्यों माना जाता है? क्या सर्कमस्टांसेस थे और आज तक कोई जांच क्यों नहीं हो पाई? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। बात कर रहे हैं हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 23 जून को उनकी पुण्यतिथि है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा होता? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात मान ली जाती तो कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। और साथ ही साथ अगर उनकी मृत्यु की निष्पक्ष जांच कर दी जाती तो क्या भारतीय राजनीति के कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं वो बहुत पहले मिल जाते। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी जीवनी की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके इतिहास में बंगाल, भारत विभाजन, कश्मीर और राष्ट्रवाद सब कुछ आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार जी, और उनसे बेहतर ये कौन जानेगा, इतिहास की बातें हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की है, तो सीधे टू द पॉइंट उन्हीं से इस पर बात करते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद तृप्ति जी। और शायद मेरे ख्याल आज के दिन ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी कश्मीर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी 11 जून के दिन। जी जी। और ये जो गिरफ्तारी हुई थी इसके लिए तो नेहरू ने पहले ही धमका दिया था, नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने, और श्यामा प्रसाद जी ने उसका जवाब देते हुए नेहरू को एक पत्र में भी लिख दिया था कि पूरी स्टेट की मशीनरी, सरकार की मशीनरी, फौज सब तुम्हारे पास, पुलिस सब कुछ है, और तुम ये जो धमकी दे रहे हो हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और उन्होंने गए, गिरफ्तारी दी, और जैसा आपने बताया अभी कहा कि उनकी जो मृत्यु हुई वहाँ पे जेल के अंदर, उनकी माताजी ने एक पत्र लिखा था नेहरू को इंक्वायरी मांगते हुए पूरी उसकी,
लेकिन नेहरू के लिए उसका क्या महत्व है, क्या वो है? कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी हो जाती तो सच्चाई जो सामने आती तो बात ही कुछ अलग बनती। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब हम इतिहास पे बात करते हैं तो इतिहास के ऊपर आप बात केवल एक शब्द उठा करके या एक वाक्य उठा करके नहीं कर सकते, आपको एक पूरे परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ता है उस परिप्रेक्ष्य के अंदर। और उस परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मूल्यांकन करना है या अवलोकन करना है, जो भी आप कहें, देश के हितों को लेकर के, तो फिर हमको उनको उनकी पूरी नीति को ही नहीं देखना होगा, घटनाओं को ही नहीं देखना होगा, बल्कि इसके साथ साथ उन तथ्यों को भी देखना होगा जिनको लेकर के कांग्रेस खुद तो अपने ऊपर चुप्पी साध जाती है लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाती है। इसी पे सबसे पहला सवाल मेरा आपका, क्योंकि जो तथ्यों की बात होती है, जो आलोचक होते हैं, वो जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक नायक के तौर पे बताते हैं, तो जो उनके आलोचक होते हैं, विशेष तौर से जो कांग्रेस के, आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में भी ये बार बार उठाई जाती है बात, क्योंकि उसके तथ्य बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं है, कि जो बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रजा कृषक पार्टी उनकी थी, उन्होंने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की संयुक्त सरकार जो बनी थी उसमें वो मंत्री थे। तो बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि ये अगर हिंदूवादी थे तो इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला के वहाँ का मंत्री पद क्यों लिया। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तृप्ति जी आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो ये जिन्हें आप आलोचक कह रही है, मैं इन्हें आलोचक नहीं करूँगा, मैं तो इन्हें पारिवारिक दास कहूँगा, कि जो एक सरकारी इतिहास इसको कांग्रेस ने लिख करके दे दिया और जो बता दिया गया उसी का ये रट्टा लगाते रहते हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ काउंटर में इसके, अगर इनमें से किसी में भी हिम्मत है तो मुझे जवाब दे दे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस सरकार में मंत्री थे, वो सरकार में चीफ मिनिस्टर प्रजा कृषक पार्टी का नेता था, फजलुर रहमान, ठीक है, और मुस्लिम लीग भी उसका अंग थी और हिंदू महासभा भी उसका अंग थी। लेकिन उससे पहले 37 के इलेक्शन, इन चुनावों के बाद में मुस्लिम लीग को वहां सत्ता में आने से रोकने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉर्मूला दिया था कि हम प्रजा कृषक पार्टी से मिलकर कांग्रेस सरकार बनाते हैं तो मुस्लिम लीग इससे बाहर रहेगी। उस पर गांधी ने हाँ कर दी, सुभाष जाके उस पर काम करने लगे, और इतने में जो है मौलाना आज़ाद और बिरला गए गांधी के पास वर्धा में, और गांधी ने फिर वो इनकी बात मान ली, और वो मौलाना आज़ाद खुद वो चिट्ठी लेकर के सुभाष बोस पे चले गए, और सुभाष बोस ने कहा था कि ये कांग्रेस के लिए आत्महत्या होगी बंगाल के अंदर, जो साबित हुई। तो भाई मुस्लिम लीग को रोकने का जो प्रयास तुम्हारे कांग्रेस के ही नेता ने किया था, तुम उसको रोकते हो, एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इनसे कोई ये सवाल पूछे कि मुस्लिम लीग को लेकर के तुम ये कह रहे हो कि उसकी सरकार में ही मंत्री, उसके साथ सरकार में मंत्री थे, उसकी सरकार नहीं थी। 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग से किसने समझौता किया था, जो इस देश के लिए नासूर साबित हुआ, क्योंकि पृथक वो चुनाव क्षेत्र मुसलमान अलग से वोट देते थे, वो कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के आगे मान्यता देकर के माने थे, जिसको हम भुगतते रहे। और यही नहीं, 1937 के अंदर जब उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंसेस होता था, जब चुनाव लड़ा गया, तब इन्होंने मुस्लिम लीग से क्यों समझौता किया था कि चुनाव जीतने के बाद में हम मिलके सरकार बनाएंगे। तो जब मुस्लिम लीग पिट गई, सिर्फ 2 सीट जीती, तो फिर तीसरी चीज, वंदे मातरम को लेकर के इन्होंने मुस्लिम लीग के आगे क्यों अपनी गर्दन झुका दी थी। जिन्ना को कायदे आजम किसने बनाया, जब अपने सबसे आखिर की उस, और लियाकत अली को, नवाबजादा, हर चिट्ठी उठा के देख लीजिए नेहरू की लिखी हुई लियाकत अली के नाम, नवाबजादे। और यही नहीं, 47 के बाद में भी, और आगे देखिए क्या जरूरत थी भाई नेहरू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को, उस नवाबजादे को, सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर के सफाई देने की और चिट्ठी लिखने की। और छोड़िए, मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बन गया तो उस पाकिस्तान बनने के बाद में
मुस्लिम लीग के 28 सदस्यों को भारत की संविधान में क्यों रखा गया? और वो यहाँ भारत का हमारा संविधान बना करके, वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, वही, और मुस्लिम लीग की टिकट पे चुन के आए थे वो संविधान सभा में। और मुद्दा यही था चुनाव में, पाकिस्तान, हाँ, और लड़के लेंगे पाकिस्तान। और हमारा संविधान पे दस्तखत करने के बाद 1950 में वो पाकिस्तान जाते हैं। जो यहाँ बच जाते हैं उनको कांग्रेस किसी को एमपी बना देती है, किसी को चेयरमैन बना देती है। और सुनिए भाई, तुमने केरला के अंदर मुस्लिम लीग से फिर क्यों समझौता किया? तुम तो सेकुलर पार्टी थे ना, अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म का हल्ला मचाते थे। जब वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार गिराई गई 1956 या 57 की बात है, तब वहाँ पे तुमने मुस्लिम लीग के एक धड़े से मिलकर के बनाई। और मेरी सबसे बड़ी बात है कि जब सेकुलर तुम करने वाले हो तो धर्म के नाम के ऊपर, हिंदू महासभा को तो आप 10 गाली निकालते हैं, तो आपने धर्म के नाम पे फिर भारतीय संविधान के अंदर में मुस्लिम लीग नाम की पार्टी को चलने कैसे दिया इस देश के अंदर? इन तथ्यों को ये नहीं देखेंगे सामने रख करके। राजगोपालाचारी अगर प्लान बनाते हैं पाकिस्तान की, उसको ये नहीं देखेंगे उठा करके। और इतनी शर्मनाक बात है, ये नहीं देखते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी की सरकार से इस्तीफा क्यों दिया? इस पे कभी चर्चा नहीं होती। इस पे नहीं चर्चा होगी। 12 अगस्त 1942 के दिन एक पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाइसरॉय के, और बड़ा लंबा पत्र है। हाँ। और उस पत्र में वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस मांग रही है वो सारे देश की आवाज है। अगर जापानियों से रोकना है तो भारतीयों की अपनी सरकार होनी चाहिए, भारतीयों को अपना निर्णय लेना चाहिए। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने महात्मा गांधी को बुला के उससे बात तक नहीं की, और जिस तरीके के तुमने अत्याचार शुरू किए हैं भारतीयों के ऊपर, मैं इनसे सहमत नहीं। और उनको कहते हैं कि अपनी उसको सुधारो, फिर इंतजार करते, और जब नहीं होता तो फिर 16 नवंबर 1942 के दिन जाकर के ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, कॉपी उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजते हैं। क्या वो देश के लिए नहीं था? अगर 1942 में हो रही जातियों के ऊपर, जो कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी और उन सब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही थी, चाहे वो क्रांतिकारी थे या फॉरवर्ड ब्लॉक थे या जो भी थे, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसके समर्थन में अंग्रेजों के साथ ये स्टैंड लेना कि हम इस्तीफा देते हैं इस पद से, किस कांग्रेस ही ने किया भाई? क्योंकि इस पत्र की जो आप बात कर रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मुखर्जी और अंग्रेजी शासन के संबंधों को लेकर इसी पत्र के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। पत्र की लैंग्वेज तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जैसे सावरकर जी की चिट्ठी को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा देंगे बिना पढ़े हुए उसको। करते करते मैं तो एक बार पूछा था ना कि भाई वो नेहरू 13 बार जेल गए थे, तो कौन सी जेल में उनको जो है कभी वो कोलू चलाया था या चक्की चलाई थी या एकांतवास में रखा गया था या उल्टा लटकाया गया था? तब जवाब नहीं बनता इनसे, क्योंकि ये लोग पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं देखते। और दिक्कत क्या होती है कि जब हम ऐसे इतिहासकार इनके सामने तथ्य लाते हैं तो इन पे उसको काटने के लिए तथ्य तो है नहीं, क्यों कहाँ से लाएंगे सच्चाई को छुपाने के लिए? तो कह देंगे ये संघ के इतिहासकार है, ये बीजेपी के इतिहासकार है, ये मोदी वक्त है। भाई जो मर्जी आप कहते रहिए, हम तो इतिहासकार हैं। और आज भी जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर बोल रहा हूं, जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसको ये वो नहीं कर सकते उसको काट करके। इसी दौरान जब बात हम कर रहे हैं 1942 में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, एक तरफ हम देखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो अपनी आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, उनका हथियारबंद संघर्ष का उन्होंने रास्ता चुना था। दूसरी तरफ हम हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें, उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा था और हिंदू महासभा का दृष्टिकोण क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस समय ये पत्र लिखा गया था 12 अगस्त वाला और 16 नवंबर 42 वाला, तब तक आज़ाद हिंद फौज एक्शन में नहीं आई थी। आज़ाद हिंद फौज एक्शन में वस्तुतः आती है जाकर के, जिसे मैं कहूँगा कि जनवरी 44 के बाद, जब बनती है वहाँ पे और उसके बाद में दोबारा बनती है, नेताजी वहाँ जाते हैं और करते हैं जनवरी 44 के बाद में।
और वो भी आज़ाद हिंद फौज की जो असलियत है और सब चीज़ें उसको यहाँ छुपा करके रखा गया। लेकिन हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो दृष्टिकोण है आज़ाद हिंद सरकार के बारे में, वो हमें तब पता लगता है जब 1945 के बाद में, युद्ध खत्म होने के बाद में इनको युद्धबंदी यहाँ पे बना के लाया गया और इनके पक्ष में जितने भारी आंदोलन हुए उन हर आंदोलनों में हिंदू महासभा ने साथ दिया और यहाँ तक साथ दिया कि कलकत्ता के अंदर तो ये पोस्टर तक चिपकाए गए कि इनमें से किसी भी सैनिक को छू मत देना। इनमें से बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बैरिस्टर सावरकर के कहने के ऊपर आज़ाद हिंद फौज में गए थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे और मौका आने पे आज़ाद हिंद फौज में चले गए थे। और मैंने अब कई पत्र इस तरीके के निकाल करके वो सबूत दिए हैं पूरे के पूरे निकाल करके इसको लेकर के। और हर प्रदर्शन में, हर उसमें, चाहे वो कलकत्ता में हुए चाहे देश के और भागों में हुए, मतलब यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जब ये कैप्टन ढिल्लो और सहगल वगैरह को छोड़ दिया गया था और कैप्टन ढिल्लो जब बम्बई जाते हैं तो आरएसएस उस समय एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अंग्रेजों ने बैन कर रखा है। और खुद कैप्टन ढिल्लो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मुझको गुप्त रूप से बम्बई में वहाँ संघ के लोगों ने बुला करके मेरे को सम्मानित किया और मुझे पूरा समर्थन देने की बात की। पूना के अंदर उस समय पहली बार कहते हैं उस शहर के इतिहास में हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के पक्ष में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन तीनों के लोग एक साथ मिलकर शहर में निकले विरोध करने के लिए। वहां क्यों नहीं कुछ कांग्रेस बोलती उसको लेकर के, पूरे उसको लेकर के। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, 1946 में जब नेहरू अंतरिम सरकार के मंत्री बने, प्रधानमंत्री, किसके नाम पे शपथ ली थी नेहरू ने? वायसराय। किन के नाम पे? सही बात है। और 47 के अंदर जब डोमिनियन बना दिया गया। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं श्यामा प्रसाद अंग्रेजी, जैसे आपने कहा कि उनके पत्र को लेके गवर्नर से कहते हैं, वाइसरॉय से कहते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, माउंट बैटन को भारत के डोमिनियन का गवर्नर जनरल बनाना पहला एक अंग्रेज को, वो कहाँ गया भाई स्वदेशी का एस्पेक्ट? और यहाँ अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं था। उन्हीं के एयरफोर्स चीफ रखना, उन्हीं के वो रखना, सारे के सारे। और यहां तक नहीं, भारत के झंडे के अंदर इंग्लैंड के झंडे को लगाया जाना, यूनियन जैक। नेहरू जाके माफी मांगते हैं माउंटबेटन से कि भाई ये तुम्हारा बहुत अच्छा सजेशन था, मैं तो तैयार था इसके लिए, गांधी भी तैयार थे इसके लिए, लेकिन अब और कांग्रेसी नहीं मान रहे हैं तो हमारी बड़ी फजीता हो जाएगा, इसलिए अब इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त 47 के दिन यूनियन जैक झंडा अंग्रेजों का वाइसरीगल लॉज में, हमारे आज के राष्ट्रपति भवन में, नीचे ना आना, वो क्या था भाई? सर, अगर हम बात करें अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर वो नहीं होते तो क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा होता? देखिए मैं बताऊं आपको, मुस्लिम लीग पूरा बंगाल मांग रहा था। नेहरू का बंगाल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना पंजाब में ना बंगाल में, क्योंकि दोनों जगहों पे, पंजाब और बंगाल में, कांग्रेस का कभी वर्चस्व नहीं रहा था। उधर वो ये प्रजाकृषक पार्टी थी, उधर वो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इनका वर्चस्व नहीं रहा था। ऐसे समय के अंदर जब विभाजन के ऊपर ये बात हुई और हिंसा शुरू हुई, विशेष तौर से जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने मनाया था 16 अगस्त 46 में, और फिर नुआखली, ये सब जो होता है जी। और बात जब उठती है तो एक बात तो ये याद रखिए कि बंगाल का अंग्रेज एक बार पहले भी विभाजन कर चुके थे, 1905 में, आप पता, और उसी आधार पे किया था, हिंदू मुस्लिम प्रोविंसेस लेकर के। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा कि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, बाकायदा एक नक्शा बनाया, उस नक्शे में जो हिंदू बाहुल्य ज़िले थे उनका वो दिखाया रंग से, इधर मुस्लिम बाहुल्य को दिखाया, और ये कहा कि जिस तरीके का अगर आप विभाजन पंजाब को लेकर के कर रहे हैं तो फिर उसी तरीके का विभाजन बंगाल में भी होना चाहिए। और तब जा कर के बंगाल का विभाजन होता है और वेस्ट बंगाल बनता है। ये ममता बनर्जी वगैरह ये सब जो रोज़
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो मखौल उड़ाती है ना, ये कभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे नहीं होते और वेस्ट बंगाल नहीं बनता पूरे उसके अंदर। तो ये एक पूरा कलकत्ता तक, वो मुस्लिम लीग कलकत्ता तक भाग रही थी और ये तक हुआ कि अच्छा भाई कलकत्ता जॉइंट रहे कुछ दिन तक, सरदार पटेल ने मना कर दिया। और इस बंगाल और इसको मांगने में सरदार पटेल का पूरा साथ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस समय मेंबर थे ना सरकार के, बिल्कुल सरकार के अंदर नेहरू के साथ। जब ये मांगा उन्होंने, ये चिटगोंग तक मांगा था, क्योंकि चिटगोंग जाना बंगाल को कोई मुस्लिम लीग को ईस्ट पाकिस्तान में कोई मतलब ही नहीं बनता था। और पटेल पूरा इस पे साथ थे कि चिटगोंग भी हम पे आना चाहिए। और जब वो दे दिया गया तो एक पटेल और इन लोगों की आवाज थी जो उठी उसके ऊपर। नेहरू कुछ नहीं बोले थे चिटगोंग के जाने के ऊपर, पूरा लेकर के उसके ऊपर। तो ये आज का जो बंगाल है मैं समझता हूँ, और अब जो नतीजे आए हैं बंगाल के अंदर चुनाव के, शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक सपना था जी, जो बताया था कि आज बंगाल के हिंदू ने ही दिखा दिया पूरे भारत को कि हिंदू हिंदू है, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई बटराव नहीं है, जो कि ये ऑपोजिशन और ये फटगठबंधन बोलता हूँ मैं तो, फटबंधन ये इंडी वाले जो करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जवाब दिया। और वो दिन दूर नहीं है अब कि जब पूरा हिंदुस्तान इनको जो है इस बात का जवाब देगा। तो एक तो ये सपना पूरा हुआ, और दूसरा जो सबसे बड़ा सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो कश्मीर को लेके आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा, हाँ, कश्मीर के लिए वही एक देश में जो हमने शुरू से ही बोला है, एक झंडा, एक निशान, एक प्रधान, हाँ, नहीं चले। देखिए कश्मीर को लेकर के भी पता नहीं असली राज किस दिन खुलेगा कि क्या गठबंधनी थी नेहरू की शेख अब्दुल्ला से। कि वहां तक मैंने देखा है कि जब ये शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवाया बाद में करण सिंह ने, तो नेहरू का पत्र है इसी के सिलेक्टेड वर्क्स में कि अगर इसे गिरफ्तार करवा रहे हो तो भारतीय सेना का इस्तेमाल नहीं करना। उनके मित्र थे ना काफी। और फिर दूसरा पर खाली मित्र पे इतनी बात नहीं बनती। नेहरू किसी के मित्र नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। नेहरू अपने अलावा और अपने परिवार के अलावा किसी के मित्र नहीं थे नेहरू। हाँ, इस्तेमाल करते थे लोगों को और पुरस्कार देते थे उनको। वीपी मेनन को दिया, कृष्णा मेनन को दिया, राधा कृष्णन को दिया झूठ बोलने पे, जब वो सोवियत संघ को और नेताजी की बात को लेके वो फिर यहाँ के मुकर गए कि नहीं मैं तो नहीं मिला, नहीं हुआ, उनको दिया, वो पुरस्कार देते थे और अपने लिए इस्तेमाल करते थे पूरे। और जहाँ पर भी कोई नेहरू से जरा सा भी मतभेद रखता था बाहर, आप देखिए ना 47 के बाद से क्या हुआ है पूरा, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे लोहिया हो, कितने और लोग हो, बाद में देखिए आप चरण सिंह देखिए, कितने लोग हैं, चंद्रशेखर, ये सारे एक एक करके बाहर निकलते चले गए उस डीएनए में से कि जो डिक्टेटरशिप का इनका बना हुआ था। अब कश्मीर को लेकर के 46 में ही जिस समय ये कैबिनेट मिशन आया हुआ था, तो हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया था। तो शिमला में कैबिनेट मिशन की मीटिंग छोड़ करके नेहरू जो हैं वो कश्मीर जाते हैं उसके समर्थन। वाइसरॉय बना भी करता है इनको, और हरि सिंह इनको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तब जेल से किसने छुड़वाया था भाई नेहरू को? वाइसरॉय ने छुड़वाया था पूरे उसके ऊपर। जाइए देख लीजिए कागजात उठा करके पूरे उसके अंदर। और उसके बाद में पूरा जो कश्मीर का जिस तरीके से मसला हुआ, तो 370 पे आने से पहले मैं एक और बात कहूँगा जी, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच में एक बड़ा लंबा पत्र व्यवहार चला है। लंबे लंबे पत्र हैं, रखे हैं मेरे पास ये सारे। इस पत्र व्यवहार के बताते हुए मुझे ये भी बताइएगा कि नेहरू जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आपस के संबंध कैसे रहे? देखिए, संबंध आपस के, नेहरू के तो संबंध आप में बताइए, जैसे बात मैंने कही कि नेहरू के जो अपने स्वार्थ थे राजनीतिक, तो उससे संबंधित जिससे भी संबंध सही बनाते हैं, जब काम पे बनाने हो बना लीजिए, दूर कर लीजिए। आपको एक बात जो लोगों को नहीं मालूम, ये राज की बात है, और ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम्स में ये मौजूद है
अंग्रेजों के छापे हुए डॉक्यूमेंट्स में कि 15 अगस्त 47 को से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आया था डिफेंस मिनिस्टर बनाए जाने के लिए। अच्छा। और उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाने से माउंटबेटन ने रोका। तो बलदेव सिंह से फिर कहा कि नहीं, तुम ही बने रहो इसके ऊपर पूरा। इसी पे एक इतिहास में कुछ दस्तावेज हैं जिसमें 1947 में डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ पत्र थे। नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ। सितंबर 1947 में वो पत्र मैंने ही निकाल के दिया था आपने सबसे निकाले। पहले। एक 2 पेज का पत्र लिखा डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह ने सितंबर 1947 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और उस पत्र की जो कॉपी है वो सरदार पटेल को भेजी गई है, नेहरू को नहीं भेजी गई है, अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजी बलदेव सिंह ने। और उस पत्र में वो लिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी लाहौर में कोई 20,000 सिख और हिंदू स्त्रियां जो हैं वो इनके कब्जे में हैं और हमको उन्हें छुड़ाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारणों से मैं सेना नहीं भेज सकता। तो इसके लिए बहुत सारे युवक सामने आए हैं जो अपने को वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो मुसलमान बन के वहाँ चले जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप संघ के जो प्रमुख हैं उनसे इस बारे में बात करिए, गुरुजी से। हाँ, गुरुजी, और संघ हमारी जो है मदद करे उसके अंदर। और ये हुआ भी उस समय, वो मैं व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूँ आपको कि मुझ पे एविडेंसेस हैं उसके, मेरे परिवार में ही। इस पे सरदार पटेल ने ये भी जवाब दिया था ना, ये बात आपको कैबिनेट में रखनी चाहिए। वो पूरी डिटेल्स, पूरी डिटेल है उसमें। उन्होंने खास तौर से इसलिए भी बोला था कि नेहरू जी को भी पता लगनी चाहिए ये बात। भाई नेहरू जी को क्या पता, नेहरू जी को मालूम नहीं था। हाँ, सब मालूम था। मुझे एक चीज बताइए जी। विभाजन होगा और सब जानते थे कि विभाजन के बाद में भयंकर हिंसा होगी। सिम्टम तो पहले आ चुके थे ना, लाहौर में रॉयट हो चुके थे, पेशावर में हो चुके थे, कई जगह रॉयट्स हो चुके थे। और मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड बना रखा था मुस्लिम लीग ने, उसको बैन नहीं किया कभी अंग्रेजों ने। फॉरवर्ड ब्लॉक को बैन कर देते थे, संघ को बैन कर देते थे, उसको नहीं कभी इन्होंने बैन किया अंग्रेजों ने। और बल्कि ये तक हुआ कि जनरल मोहन सिंह ने जब आजाद हिंद फौज के लोगों को दोबारा सन 47 में इकट्ठा कर लिया कि मुस्लिम लीग के इन आक्रमणों से रोकने के लिए, तो पटियाला के राजा और बलदेव सिंह को बुला के माउंटबेटन ने कहा था कि अपने इन सिखों को ये बता दो कि ये जो आर्मी बना रहे हैं इसको निरस्त कर दे, नहीं तो इन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लड़ना पड़ेगा। तो बात वहीं तक नहीं रुकी थी, माउंटबेटन पहुंच गया था अगले दिन लाहौर में। कमांडर वहाँ जो कमांडर वहाँ रहता था इनका लाहौर के अंदर, उसको कहने के लिए भाई तैयार हो जाओ इनसे डील करने के लिए। तो ये जो इनका, हाँ मैं ये कह रहा था, जब इनको ये मालूम था कि इतनी भयंकर वायलेंस होगी विभाजन के दौरान, हाँ, इन्होंने क्या प्रिकॉशन लिया, क्या किया इन्होंने? रिफ्यूजी आएंगे जाएंगे, अरे भाई एक प्रस्ताव तो उस समय ये भी आया था कि जो रिफ्यूजी आ रहे हैं इनको कश्मीर में बसा दो। क्यों नहीं बसा सकते थे? और जो कश्मीर के साथ जो युद्ध हुआ है 47 में, उसकी जो हकीकतें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट सारे युद्ध के पब्लिश हो गए दोनों तरफ से, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में थे, हम पे नहीं आए थे कभी भी। कैसे अंग्रेज बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे श्रीमान बन रहे हैं। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात उठाते हैं और नेहरू को पत्र में लिख करके ये कहते हैं कि भाई उसको वापस लेने की क्या नीति बना रहे हैं आप, तो नेहरू का जवाब है यह अब अंतर्राष्ट्रीय मसला, क्योंकि वो यूएन चले गए थे, हस्तक्षेप मत करिए इसमें। और जम्मू के लोगों पे आरोप लगाते हैं कि जम्मू के कुछ इस तरीके के, बिगॉट वर्ड यूज होता है, ये लोग हैं जो भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अब क्यों नहीं करे नेहरू? क्योंकि पीओके तो बना ही उसकी वजह से था। अगर वो उस समय वो नहीं करता सीज फायर तो पीओके में बनता ही नहीं। क्यों? भारतीय सेना ने तो कहा था कि हमको बाहर निकाल लेने दो इनको, उसके बाद हम जाने देंगे। यही नहीं, आप देखिए जब सरदार पटेल ने, जब ये कबायली और ये पाकिस्तानी फौजें आई तो सरदार पटेल ने कहा कि वायुसेना का इस्तेमाल करके हम उन दर्रों के ऊपर बमबारी कर देते हैं जहां से आ रहे हैं, तो इनका आना रुक जाएगा। नेहरू ने उसको रोक दिया, नहीं होने दिया, जैसे नेहरू ने 62 में किया था,
चीन के खिलाफ वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। और एक बात यहां बहुत ध्यान की रखिए कि सरदार पटेल इस समय पक्के गांधीवादी थे, अहिंसावादी थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने आप को कैसे पलटा भारत को ऊपर रखने के लिए, कि हैदराबाद का भी एक्शन किया, जूनागढ़ का भी किया, पार्टीशन की हिंसा का भी जवाब दिलवाया उनको, कश्मीर के अंदर भी वो जवाब दिलवाया। तो परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने को बदला कि देश हित में किया है। लेकिन क्या नेहरू ने परिस्थितियों के अनुसार देश हित को देखा या अपने राजनीतिक अस्तित्व को देखा या अपने राजनीतिक हितों को देखा? ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रश्न सामने बिल्कुल सही है इसको लेकर। अब हम बात करते हैं क्योंकि कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, तो नेहरू और मुखर्जी जी के बीच का मतभेद राजनीतिक ही नहीं था, उनकी अवधारणाओं में भी भारत और कश्मीर को लेके काफ़ी अंतर देखा जाता है। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ जी, बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे कि नेहरू का उद्देश्य इस समय केवल एक था कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, हाँ, मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती रहे, और क्या कश्मीर और क्या ये वो कोई चिंता की बात नहीं। अब कश्मीर को लेके जिस तरीके का मैंने पहले भी कहा, शेख अब्दुल्ला के साथ इन्होंने जो किया है पूरा सब कुछ, और 370 धारा का बनाया जाना, किसने विरोध नहीं किया उसका? सरदार पटेल ने किया, बाबा साहब अंबेडकर ने किया। वहां ये याद नहीं करते कांग्रेसी बाबा साहब अंबेडकर को, उनका नाम कई बार ये लेकर के बड़ा कुछ वो दिखाने का वोट के लिए करते हैं, वहां याद नहीं करते कि 370 पे बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन नेहरू ने इसको वहां पे डलवाया, और उसके डलवाने के नतीजे जो हैं आप ये समझ लीजिए कि 73 साल तक कश्मीर क्या था और पिछले 4-6 साल में अब कश्मीर क्या हो गया है, ये अंतर का जवाब कश्मीर की अब जनता ही दे रही है। पाक अधिकृत कश्मीर की जनता जवाब दे रही है। जब वो बॉर्डर के परली तरफ आके झांकती है और देखती है कि वो कश्मीर क्या है और हमारा कश्मीर क्या है, वो जवाब दे रही है इस बात का। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत महान उपलब्धि है जो 370 को हटाया गया, कि जिस मिशन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जनसंघ ने उस समय खड़ा किया था जी, वो मिशन अब जा करके पूरा हुआ। तो अब उसी पे हाँ, पहले कोई प्रधानमंत्री तो बात भी नहीं था कश्मीर की। अरे बात तो छोड़िए, जाने माने आतंकी आकर के हाथ मिलाते थे प्रधानमंत्री से, उनको इन्होंने राजनीतिक लीडर बना के रखा वहां पे। इसी पे आते हैं ना, अब 23 जून 1953 पे ही आते हैं हम, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, इस नारे के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनकी मृत्यु को संदिग्ध क्यों माना जाता है? क्या सर्कमस्टांसेस थे और आज तक कोई जांच क्यों नहीं हो पाई? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कुछ पता नहीं है कि जेल के अंदर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट था नहीं था, क्या था, क्या इंजेक्शन दिया गया, हार्ट अटैक कराया गया, क्या किया गया, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीजें इस तरीके की हमने देखी हैं, अंग्रेजों में तो खास तौर से थी। और यहाँ एक बात मत भूलिए जी, कि कश्मीर को लेके अमेरिका और इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट था। अमेरिका और इंग्लैंड कभी ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने, वो तो चाहते थे कि अपना जियोपॉलिटिकली वो वहाँ इंडिपेंडेंट बने, जैसे ट्रेवेंकोर को वो चाहते थे नीचे के इंडियन ओशन पे पूरा प्रभुत्व रखने के लिए 5 पाकिस्तान बनाए थे उन्होंने भाई, खाली ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान नहीं बनाए थे, 2, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल। ये भोपाल वाले तो ये भोपाल के नवाब ने तो बकायदा पैसे वैसे भी दिए थे, तीसरा डोमिनियन बना दो भाई पूरी स्टेट्स का। और अजमेर तो जाके 1956 में आया भारत के अंदर। इन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? क्या कर रहे थे नेहरू? और आप ये देखिए कि यही बात नहीं है, जिस तरीके का तुष्टीकरण किया गया 47 से, कि जो यहां से चले गए,
उनके घरों को जब कहा गया कि भाई जो वहाँ से रिफ्यूजी आए उनको दे दिया जाए, नहीं दिया था। वो चाहे जब मर्जी वापस आ जाए। और वहाँ पे सारे ले लिए थे। उनमें से कई आए भी लौट लौट करके, और किसी ने जांच नहीं की कि वो पाकिस्तानी जासूस बन के आए या क्या बन के आए या उनके स्लीपिंग सेल बन करके आए। आज जो भुगत रहे हैं हम कई जगहों के ऊपर। बाकी तो छोड़िए वोट बैंक की खातिर जो किया इन्होंने। बांग्लादेश से कभी हिंदुओं का मतलब ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रताड़न, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कभी नहीं रुका। लगातार वहाँ से हिंदू आते रहे। पंजाब की तरफ रुक गया। नहीं, वो तो अब तब से चला ही आ रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब मैं समझता हूँ कि नेहरू को कोई वो पढ़ा देता उस समय, जो एक रिपोर्ट से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब पे बनाई थी, मुस्लिम लीग एट्रॉसिटीज ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। इतनी मोटी रिपोर्ट है। मैं तो हर किसी व्यक्ति से कहूँगा कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस रिपोर्ट को उठा के देख लें। प्रोफेसर तालिब की बनाई हुई, जिसमें एक एक गांव का, एक एक कस्बे का, एक एक मोहल्ले के अंदर पंजाब में क्या किया गया सिखों और हिंदुओं के साथ में, उसका वर्णन है पूरा का पूरा। यही हाल पूर्वी पाकिस्तान में भी थे। पूर्वी पाकिस्तान का मेरा ऐसा मानना है, सर आप बताइएगा कि क्या ये ऐसा है कि पूर्वी पाकिस्तान का उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, ज़्यादातर फोकस जो है पंजाब पे ज़्यादा रहा उस समय के जो भी नहीं। हाँ। देखिए, पंजाब का भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पंजाबियों ने खुद किया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे बताया ना, इसे गुरुद्वारा कमेटी की रिपोर्ट है। साहित्य भी कितना लिखा गया है, आप ये देखिए ना। और बंगाल के अंदर क्या हुआ कि एकदम कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस तरीके की बनी वहां पे पूरी, और विभाजन हो गया और आना भी नहीं रुका, और वहाँ सेकुलर लोग बहुत थे बंगाल के अंदर। वही चाहते ही नहीं। आप तो देखिए ना, सीपीएम के ज़माने में तो सब मना कर दिया गया था कि किताबों में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, पूरी लेकर के। जबकि नोआखली की हम बात करें, उस समय जब नोआखली के दंगे हुए थे, आपने क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा था, हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब क्या कर रहे थे, जब वहाँ हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा था। जिस समय ये कत्लेआम, कलकत्ता की किलिंग्स और ये हो रही थी, आपने बड़ी अच्छा याद दिला दिया मुझे। उस समय एक पूरा छपा हुआ किताब है कि हिंदू महासभा ने उस समय क्या क्या किया कैलकाटा किलिंग्स और इसके समय पे। इसमें पूरा रिकॉर्ड है, चित्रों सहित और डॉक्यूमेंट सहित, कि कितने इन्होंने वहाँ पे अस्पताल खोले, कितने वहाँ पे इन्होंने शेल्टर बनाए, कितने लोगों को ये बचा करके निकाल के लाए। कांग्रेस कहाँ थी? आपको मालूम है नेहरू ने क्या? नेहरू ने आखिर नोआखली नहीं गए थे, उनको वो गंदी जगह लगी थी ना, वापस लौट आए थे कलकत्ता से। उन्होंने काफी आलोचना की थी, काफी उनकी गंदगी बहुत है। और जब वहाँ पे ये बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर विरोध शुरू हुआ, तो वहाँ नेहरू जाते हैं और वहाँ पता क्या भाषण देते हैं कि तुमने अगर हिंसा नहीं रोकी तो मैं एयरफोर्स से तुम्हारे ऊपर बम पड़वाऊंगा। एक बार भीड़ पे भी गुस्से में वो मारने के लिए दौड़ पड़े थे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ आज रामधारी सिंह दिनकर उस रिपोर्ट को मैं देख रहा हूँ। मैंने बहुत पहले अपनी पीएचडी करते हुए पढ़ी थी। वहाँ पे शिमला के अंदर एक विद्यार्थियों का जुलूस आया था, ये शिमला में थे, इनके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट करने। तो इन्होंने वहाँ माल रोड पे वो चाटा मारा था उनके लीडर को, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर, और बोले तुम हमको दिखाने जा रहे हो कि वो क्या होता है। मतलब सारे आंदोलन भूल गए ना 47 के बाद में, अब कोई आंदोलन नहीं करेगा पूरे उसके अंदर। अब वो होगा जो हम चाहेंगे, वो होगा जो हमारा परिवार चाहेगा। भाई आप इनकी मानसिकता देखिए, जिसे मैं डीएनए कहता हूं इनकी मानसिकता का। 48 के अंदर गांधी हत्या के बाद में इन्होंने कितने ब्राह्मण वहां मारे चितपावन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किसने मारे? कांग्रेसियों ने मारे, गांधीवादियों ने मारे सर, गांधीवादियों ने मारे, अहिंसा के पुजारियों ने मारे। 84 के अंदर सिखों का कत्लेआम किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। और अब बंगाल चुनाव के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे क्या भाषण देता है? वो रूहानी किताब का हवाला दे करके कि नवाज छोड़ के भी जहरीले सैरब को मारो जा करके, और ये बीजेपी आरएसएस वाले जहरीले सांप हैं, इनको मारो। ये भूल गया कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर सिख भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। ये अहिंसावादी है, ये गांधीवादी हैं। सर क्योंकि आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आखिर में हम इसी पे आते हैं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और जिस तरह से वहाँ पर सरकार बदली है, इस बार
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत वहाँ की जनता ने भी याद किया। क्या वाकई में अब वो पश्चिम बंगाल या आज का भारत या जो कश्मीर जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, क्या आपको लगता है कि वो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो था वो साकार हुआ है? मेरे हिसाब से तो हुआ है, दोनों जगह पे। आज कश्मीर भारत का पूर्ण थे जिसे आप कहेंगे, और यही नहीं, जनता के दृष्टिकोण से देखिए। देखिए आप, दिक्कत क्या है कि लोग इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखना शुरू कर जाते हैं, बिल्कुल, या हिंदुस्तान पाकिस्तान की दृष्टि से देखते हैं। आप इसे जनता की दृष्टि से देखिए। आज कश्मीर की जनता आरटीआई कर सकती है। आज किस तरीके का विकास कश्मीर में हो रहा है। जो पैसा वहां पे जाता था, जिसको बड़े बड़े नेता खा करके अपनी जायदादें बना के बैठ गए कश्मीर के अंदर, आज वो पैसा जनता के पास जा रहा है। आज वहां पे पंचायत राज मौजूद है, स्कूल खुले हुए हैं, पढ़ाई हो रही है, नौकरी के अवसर सबको मिल रहे हैं, नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, इंडस्ट्री जा रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो ट्रेन महीनों बंद रहते थे। ट्रेन देखिए जो पहुंची है वहां पे, बिल्कुल। जो पुल बने हैं वहां पे। सर मैं अभी श्रीनगर से ही आई हूँ, थोड़े दिन पहले। मुझे जाना है अभी। तो इसको जो है आप देखिए कि जनता की दृष्टि से इस चीज को देखिए, और यही चीज बंगाल को देखिए जनता की दृष्टि से, कि जो ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बुला करके और उनका वो राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड सारा बनवा देते थे, उसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। और किनका? उन गरीबों का रोजगार जा रहा था। जो ये गरीबी गरीबी चिल्लाते हैं ना, हम गरीबों के लिए हैं, अरबपति होने के बाद में, चाहे वो खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, मुझे बताइए ये बांग्लादेशी वहां के किसका रोजगार मारते थे? निश्चित तौर पे उसकी मतलब देशद्रोह वाली बात तो बिल्कुल मैं अभी कह ही नहीं रहा। हाँ। वो तो एक अलग चीज है पूरी, आतंकवाद और उसकी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी किसको मार रहे थे? और गजवाए बंगाल की बात हो रही थी, वहां से बांग्लादेश, भारत को काट करके, चिकन नेट को काट करके पूरा बड़ा बंगाल बनाने की बात हो रही थी। और ये लोग उस उमर खालिद और उनको जेल से छुड़ाने की बात करते हैं। बिल्कुल। सर आखिर में एक बात, क्योंकि ये इतिहास की बातें हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को अगर बताना चाहें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे भारत के लिए और उनका योगदान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात यहाँ पे सिर्फ बड़े सरल शब्दों में कहना चाहता हूँ जी, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, इसको समझने के लिए एक घटनाक्रम को देखना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को देखना पड़ेगा, उनका इतिहास को देखना पड़ेगा। और मेरी देश की युवा पीढ़ी से यही एक अपील है कि उस फेक प्रोपोगंडे पे ना जाएं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही नहीं, या वीर सावरकर के खिलाफ, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये सरकारें कांग्रेस की करती आई हैं इतने सालों से, और जो आज भी इनके पारिवारिक दास जो है वो उस प्रोपोगंडे को करते हैं, बल्कि यथार्थ पे जाएं। और आज एक अच्छी बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी असलियत जानना चाहती है। हाँ, वो जानना चाहती है यथार्थ क्या था। और एक बात और मैं युवा पीढ़ी को बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक प्रोपोगंडा होता है, अरे आप तो इतिहासकार हैं, आप तो गड़े मर्दे उखाड़ते हैं। देखिए अगर कश्मीर समस्या खत्म हो गई होती तो मैं उस समस्या को दोबारा नहीं उठाता कि कैसे 370 बनी या क्या बनी बोली, लेकिन आज वो हमारे सामने है। अगर चीन से समझौते हो गए होते और हमारी जमीनें वापस मिल गई होती तो वो 1962 को नहीं उठाता। और अगर आज भी वही ना कर रही होती मुस्लिम लीग भारत के अंदर, जो 47 से पहले उन्होंने किया था, जो आपके सामने है, तो मैं वो सवाल नहीं उठाता। लेकिन जो इन्होंने उस समय किया, ये उस गलती तक को मानने को तैयार नहीं, बल्कि ये कहेंगे हमने जो किया ठीक किया। अरे भाई तुम राजकुमार थे ना हिंदुस्तान के, बादशाह थे ना हिंदुस्तान के, जो तुमने ठीक किया बाकी सब तो बेकार थे। जयप्रकाश नारायण भी बेकार थे, लोहिया भी बेकार थे, और सारे जितने, चाहे वाजपेयी जी थे, सब बेकार थे। एक यही थे, और वो डीएनए ऐसी विरासत में मिला है कि आज भी इनके राजकुमार ही जो है वो सही है। तो इसलिए, लेकिन देश की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, जागरूक है, और आज मैं कहूंगा कि देश की युवा पीढ़ी के पास सत्यता को, यथार्थ को जानने के साधन भी मौजूद हैं। आज वो जमाना नहीं रहा। लोग हंसते हैं जब हमारे आगे हम बोलते हैं ना डिबेट के अंदर और अपने तथ्य देते हैं,
और जब ये प्रवक्ता इनके हमको नाम लेना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि भाई जवाब दो, वो क्या कह रहे हैं उस तथ्य के ऊपर, पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, तथ्य क्या है। तो ये जो युवा पीढ़ी, और जितना युवा पीढ़ी तथ्य को जानेगी उतना ज्यादा राष्ट्रवाद युवा पीढ़ी में जागृत होगा, उतना ज्यादा युवा पीढ़ी राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और मेरा ये मानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सावरकर जी या सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम जो हैं केवल नाम लेने के लिए नहीं है, केवल ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, बल्कि इसलिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र भारत के लिए उनकी क्या सोच थी और किस दिशा में वो भारत को ले जाना चाहते थे। और मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी ने शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी सारे भाषण और सारी स्पीचेस पत्र पढ़े हैं, सरदार पटेल के भी पढ़े हैं और श्यामा प्रसाद जी के भी पढ़े हैं, क्योंकि उन्हीं तीनों चीज़ों के जो उन्होंने उस समय सपने देखे थे भारत को लेकर के, उनको लेकर के आज भारत आगे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जो आपने जानकारी दी, विशेष तौर से जो मिथ फैलाए जाते हैं, तो ये तो सही बात है, बिना फैक्ट्स के अगर कोई बात करे तो आप तथ्यों के साथ बात करें। हमारे देश के राष्ट्र नायकों को, जिन्होंने देश के लिए सोचा, देश के लिए अपने जान दी, उनके लिए अगर इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, तो पहले आप तथ्यों को जाँच लें और फिर उस व्यक्तित्व को समझें और उसके बाद बात करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या पश्चिम बंगाल का मामला हो। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही कपिल जी, आप आए, आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।